जीरो टू गॉड लेवल अर्थात मार्शल गॉड स्पेस अर्थात शून्य से ईश्वर स्तर तक। अध्याय 3188। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। डार्क रेस के जो लोग यहाँ आने में सक्षम थे वे कुलीन वर्ग के लोग थे। हालांकि वे अपने सभी शीर्ष विशेषज्ञों को नहीं लाए थे, लेकिन वे उनमें से आधे से अधिक को लाए थे। अब ये जिवेन ने उन सभी का वध कर दिया था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि डार्क रेस हजारों साल पहले ही पिछड़ गई थी। कौन जानता था कि इन विशेषज्ञों को जमा होने में कितने साल लगेंगे, और संप्रभु लॉर्ड्स की उपस्थिति का समय से कोई लेना देना नहीं था। काफी हद तक इसका संबंध किसी के कुल के कर्म भाग्य के साथ साथ कुछ संयोगों से भी था। केवल तभी एक संप्रभु प्रभु का जन्म हो सका। इनमें से प्रत्येक विशेषज्ञ का नुकसान अन्य सभी विशेषज्ञों के संयुक्त नुकसान से अधिक था। इससे डार्क शैडो सम्राट और भी अधिक व्यथित हो गया। कई सम्राट स्तर के विशेषज्ञों की हानि डार्क रेस की स्थिति को कम करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि डार्क रेस को पूर्ण लाभ था, लेकिन ह्यूमन रेस में लाइट रेस की तरह ही डार्क रेस में अन्य जातियां भी रहती थीं। हो सकता है कि वे उन्हें दबाने में भी सक्षम न हो और अंततः अन्य जातियों को उभरने दें। यह मानव जाति और मानव जाति में प्रकाश जाति के बीच का संबंध था। उसने खून भरी आंखों से ये जिवेन को देखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये जिवेन इतना क्रूर होगा। ये जिवेन के पास ऐसी तलवार थी। उसके शरीर पर खून की एक भी बूंद नहीं थी। उसका हरा वस्त्र हवा में लहरा रहा था। उसका फिगर पतला था और वो थोड़ा कमजोर लग रहा था, परंतु इस समय वह सबकी दृष्टि में एक अद्वितीय असुर बन गया था। वह उदासीन दिख रहा था, मानो वह कुछ तुच्छ चींटियों का वध कर रहा हो। दरअसल ये शिवेन ने यहाँ आने से पहले ही तय कर लिया था कि इनमें से कोई भी व्यक्ति भाग नहीं पाएगा। वह स्काई शेकिंग थंडर सम्राट को स्वीकार कर सका, क्योंकि हालांकि स्काई शेकिंग थंडर सम्राट मजबूत था, वह अकेला था। उसकी नस्ल इतनी मजबूत नहीं थी कि मानव जाति के लिए बुनियादी खतरा पैदा कर सके। चाहे वह लाइट रेस हो, डार्क रेस हो या स्टोन रेस हो, उन सभी के अनगिनत कबीले थे। उनके विशेषज्ञ अकल्पनीय थे। उनकी तुलना मानव जाति से की जा सकती थी। चारों राज्यों के भीतर मानव जाति पर्याप्त थी। अन्य जातियों को इस हद तक दबाना और कमजोर करना पड़ा कि वे मानव जाति से प्रतिस्पर्धा न कर सके। लोगों के इस समूह के मरने के बाद 4 राज्यों के भीतर मानव जाति के उत्थान में कोई बाधा नहीं रहेगी। यदि अन्य जातियां अपनी वर्तमान शक्ति को पुनः प्राप्त करना चाहें, तो भी इसमें कम से कम दसियों लाख वर्ष लगेंगे। 4 प्रांतों के संसाधनों के साथ और उनके नेता के रूप में मानव जाति लाखों वर्षों में 4 प्रांतों पर पूरी तरह से हावी होने में सक्षम होगी और अन्य जातियों को धूल में मिला देगी। इसलिए शुरू से ही उनका उन्हें जाने देने का कोई इरादा नहीं था। मानव जाति का उदय हवा और लहरों के बिना नहीं होना तय था। यदि इसके साथ अंतहीन वध भी होता तो भी यह ठीक था। दुनिया में अजेय अधिपति के लिए यह मामला नहीं था। जाओ, हमें उसे मार डालना चाहिए, अंधेरी छाया सम्राट ने अपनी आंखें चौड़ी करके कहा। पत्थर सम्राट भी युद्ध के मैदान में शामिल हो गया था। वह ये जिवेन की शातिर और निर्दयी शैली से बता सकता था, जो उसने एक क्षण पहले प्रदर्शित की थी कि उसके साथ और भी अधिक भयानक संभावना घटी थी। यानी ये जिवेन अपनी ताकत स्थापित करने के लिए उन्हें दबाने की योजना नहीं बना रहा था। इसके बजाय वह उन सभी को मारने की योजना बना रहा था। उन्होंने खुद से पूछा, यदि मैं पूर्ण लाभप्रद स्थिति में होता तो मैं भी ऐसा ही करना चुनता। लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि ये जिवेन अकेले आने पर पूर्ण लाभप्रद स्थिति में होगा। अब जब ये जिवेन की आश्चर्यजनक ताकत पूरी तरह से उजागर हो गई थी, तो वह कम से कम 7वें दायरे के शिखर पर था। वह उन दोनों में से किसी से भी कहीं अधिक ताकतवर था। ऐसी परिस्थितियों में इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि ये जिवेन का उन सभी को मारने का इरादा नहीं होगा। ये सिर्फ पत्थर सम्राट नहीं था। उपस्थित सभी लोग महान व्यक्ति थे, जो अपने पैरों के इशारे से दुनिया को उलट पुलट कर सकते थे। वे सावधानी पूर्वक और निर्दयी थे। उन्हें ये जिवेन के इरादों पर अटकलें
लगाने के लिए सबसे खतरनाक विचारों का उपयोग करने में कोई आपत्ति नहीं थी। मूल रूप से सभी ने सोचा कि वे अधिक से अधिक येज़िविन के सामने अपना सिर झुका सकते हैं। डार्क शैडो ट्राइब के नेतृत्व में येज़िविन संभवतः उन सभी को नहीं मार सका। अधिक से अधिक वो उन्हें भर्ती कर सकता था। वह पहले से ही सबसे खराब स्थिति थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि हाज़िविन का वास्तव में उन सभी को मारने का इरादा था। उनकी पीठ पर तुरंत ठंडा पसीना आ गया। वह कितना क्रूर और निर्दयी था। हालांकि वे आम तौर पर ऊंचे और शक्तिशाली होते थे और निचले स्तर के कृषकों को चींटियां मानते थे, लेकिन अगर वे चाहते तो वे उन्हें मार सकते थे। लेकिन आधार ये था कि वे ही प्रभारी थे। लेकिन इस स्थिति में निर्णय लेना उनके ऊपर नहीं था। ये सोचकर वे सभी जिन्होंने येज़िविन से बचाव के लिए पहले से ही अपनी मार्शल शक्ति बढ़ा ली थी, उन्होंने अपनी मार्शल शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया। एक पल में विभिन्न आकारों की अनगिनत शक्तिशाली आभाओं ने पवित्र प्रकाश पर्वत पर कहर बरपा दिया। पूरे मानव प्रांत को लगा कि आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया है, और माउंट गुजो पर मानव सम्राट और फेगई के भाव तुरंत बदल गए। हालांकि येज़िविन का नरसंहार चौंकाने वाला था। अब जब होली लाइट माउंटेन के सभी विशेषज्ञ येज़िविन पर हमला करने जा रहे थे, येज़िविन शायद खतरे में थी। ये 4 प्रांतों के आधे से भी कम विशेषज्ञों के बराबर था। भले ही अर्ध सम्राट स्तर के दिव्य राजा येज़िविन के लिए बुनियादी खतरा पैदा नहीं कर सके, लेकिन अगर वे संप्रभु सम्राट बाहर हो गए तो ये पूरी तरह से अलग कहानी होगी। चिंता मत करो, मानव सम्राट। चूंकि गश्ती निरीक्षक ने ऐसी रणनीति तय की है, इसलिए उसने पहले से ही इसके लिए तैयारी कर ली होगी। आइए जल्दबाजी में कार्रवाई न करें। एक बार बदलाव होने के बाद हमारे लिए कार्रवाई करने में देर नहीं होगी। फेगई शी ने मानव सम्राट की ओर देखा और कहा। मानव सम्राट ने सिर हिलाया। वह फेगई शी के फैसले से भी सहमत थे। उन्होंने ये भी नहीं माना कि येज़िविन ने ये सुझाव देते समय इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। चूंकि येज़िविन ने इस पर विचार किया था, इसलिए उसे अपना आत्मविश्वास होना चाहिए। यही कारण है कि उन्होंने निर्णय लेने से पहले इंतजार करने और देखने का फैसला किया। गश्त कर रहे दूत को बाहर नहीं आने देना चाहिए। पिछले युद्ध के बाद उनके दिल में येज़िविन मानव जाति की आशा बन गए थे। मानव जाति इस आधी अधूरी स्थिति को बदल सकती है या नहीं, ये सब येज़िविन पर निर्भर था। सभी की उग्र आभा के सामने येज़िविन बिल्कुल भी नहीं हिली। उनके हाव भाव बिल्कुल नहीं बदले। चूंकि तुम सब यहाँ मरने के लिए आए हो, तो एक साथ मरो। येज़िविन ने एक लंबी दहाड़ लगाई। उसके शरीर की आभा भी चरम सीमा तक फूट पड़ी। ऐसी लड़ाई को उनके पदार्पण के बाद से सबसे तीव्र लड़ाई कहा जा सकता है। यहाँ तक कि जब उन्होंने स्टॉर्मविंड सिटी में विदेशी प्राणियों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तब भी वे इतने सारे विशेषज्ञों से घिरे नहीं थे। उसका शरीर कानून के उतार चढ़ाव से तरंगित होकर सभी दिशाओं में फैल गया। घनी बैंगनी गैस के कण छितरे हुए। वाह! येज़िविन अचानक आगे बढ़ गए। उसकी आकृति अचानक गायब हो गई और वह सीधे स्टोन सम्राट और डार्क शैडो सम्राट की ओर उड़ गया। ये दोनों उनमें से सबसे ताकतवर थे। उनकी खेती 7वें दायरे में थी और वे येज़िविन के लिए एक निश्चित खतरा भी पैदा कर सकते थे। इसी तरह इस वजह से जब तक उसने इन दोनों को मार डाला, बाकी लोग मरने की प्रतीक्षा कर रहे कैदी ही थे। ये किसी भी स्थिति में कोई बड़ा सौदा नहीं था। बजना एविसी की तलवार ने अंततः अपनी चाल चली। एक पल में यह एक आकाशगंगा की तरह टूटकर दुनिया को विभाजित कर गया। एक तेज गूंज की आवाज सभी दिशाओं में फैल गई। यह ऐसा था मानो तलवार के अनगिनत देवता सूत्र जप रहे हों, ब्रह्मांड की गहराई में पालथी मारकर बैठे हों, सभी दिशाओं में सब कुछ दबा रहे हों। इस समय येज़िविन की तलवारबाजी की खेती को पूरी तरह से प्रदर्शित किया गया था। उसने डार्क शैडो सम्राट पर हमला किया। पिछली लड़ाई में डार्क शैडो सम्राट पहले ही उससे घायल हो गया था। वह डार्क शैडो सम्राट को मारना चाहता था। जैसा कि कहा जाता है, 10 उंगलियों को घायल करने की तुलना में एक को तोड़ना बेहतर है। अंधेरी छाया सम्राट ने आकाश की ओर देखा और एक लंबी दहाड़ लगाई।
उसकी आंखों में खून जैसी लाल रोशनी थी और उसके चारों ओर की परछाइयां शून्य में फैल गईं, एक लंबी कृपाण में बदल गईं जिसे उसने अपने हाथ में पकड़ रखा था और ये ज़िवेन पर हमला कर दिया। बूम! जोरदार गर्जना हुई। लंबी कृपाण और लंबी तलवार में जोरदार टक्कर हुई। सभी ने केवल यही देखा कि एविसी तलवार थोड़ी सुस्त थी। इसके तुरंत बाद उसने डार्क शैडो सम्राट के हाथ में छाया से बने लंबे कृपाण को ऐसे काट दिया जैसे वह टोफू को काट रहा हो। हालांकि यह लंबी कृपाण एक दाव उपकरण नहीं थी, ये कुछ समय के लिए दाव उपकरण के साथ गतिरोध में हो सकती थी। यह अफसोस की बात थी कि उसका सामना ये ज़िवेन से हुआ और उसे तुरंत तलवार से काट दिया गया। कश! तलवार रोशनी अंधेरी छाया सम्राट के शरीर में छेद कर दिया गया। उसका शरीर टुकड़े टुकड़े हो गया और सुनहरा रक्त बाहर निकल गया। ये ज़िवेन की तलवार लगभग उसके दिल को भेद चुकी थी और उसे मार डाला था, लेकिन फिर भी वह अभी भी गंभीर रूप से घायल था। हालांकि डार्क शैडो सम्राट को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उनका कुछ भी कहने का इरादा नहीं था। वह बस दहाड़ता हुआ फिर से ये ज़िवेन की ओर दौड़ पड़ा। वह ये ज़िवेन के ठीक बगल में था। उन्होंने सीधे ये ज़िवेन पर हमला किया। यह मौके पर ही ये ज़िवेन के शरीर पर लगा। हालांकि ये पूरी तरह से ये ज़िवेन के टाइम रॉब द्वारा भस्म हो गया था। ये शीवेन को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। हालांकि ये भयानक शक्ति फैल रही थी। ये ज़िवेन थोड़ा पीछे हट गई। डार्क शैडो सम्राट के घायल होने के बाद उसकी युद्ध शक्ति पहले जितनी अच्छी नहीं रही। हालांकि उसका खतरा और भी बड़ा था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो गया है। इससे पहले ये ज़िवेन द्वारा उसके कुलीन कुल के लोगों की हत्या कर दी गई थी। वह लगभग अपनी आंखों से खून के आंसू रो रहा था। उधर देखते ही देखते पत्थर सम्राट का आक्रमण भी आ गया। हालांकि अब उसके पास कोई दाव हथियार नहीं था, लेकिन उसके सिर पर स्वर्गीय पूज्य का सींग अपनी सीमा तक धकेल दिया गया था, जो अकल्पनीय रूप से भयानक शक्ति के साथ विस्फोट कर रहा था। मूके ने ब्रह्मांड को विकृत कर दिया और स्वर्ग तथा पृथ्वी को क्षत विक्षत कर दिया। एक पल में एक भयानक शक्ति फैल गई। बजना! ये ज़िवेन के शैतान पंख पूरी तरह से उसके चारों ओर लिपट गए और इस शक्तिशाली मूके को रोक दिया। तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये ज़िवेन एक कदम आगे बढ़कर स्टोन सम्राट पर पलटवार करना चाहता था। हालांकि इस समय अन्य सम्राट लॉर्ड्स प्रकट हुए और ये ज़िवेन को घेर लिया। हालांकि उनकी ताकत अपेक्षाकृत उतनी मजबूत नहीं थी, लेकिन ये ज़िवेन के लिए खतरा पैदा करने के लिए पर्याप्त थी। और उनका नेतृत्व करने वाला व्यक्ति प्रकाश का पवित्र भगवान था। इस समय प्रकाश के पवित्र पर्वत पर कई संरचनाएं सक्रिय हो गईं और सीधे ये ज़िवेन पर निशाना साधा गया। ये दैवीय राजा और अर्ध सम्राट थे जो इन संरचनाओं की अध्यक्षता कर रहे थे, जिन्होंने इन संरचनाओं की शक्ति को कई स्तरों तक बढ़ा दिया। वे सम्राट लॉर्ड्स के लिए भी खतरा पैदा करने में सक्षम थे। ये हमले बहुत जटिल थे। वे लगभग एक ही क्षण में आ गए थे। उन्होंने आकाश को मिटा दिया और पृथ्वी को ढक दिया। उन्होंने ये ज़िवेन को तुरंत जलमग्न कर दिया था। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।